नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान ने एक बार फिर ताबड़तोड़ हमले किए हैं इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। ईरान की सेना का कहना है कि उसने 88वीं वेव शुरू की है इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की। इधर इसराइल से कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं और ये दावा किया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि लाखों की संख्या में वहाँ लोग, रहने वाले आम नागरिक, वो देश छोड़कर भाग रहे हैं और दूसरे देशों में जाकर शरण ले रहे हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में है कि किसी तरीके से लड़ाई समाप्त हो जाए और लड़ाई रुक जाए, जिससे जो एक फजीहत हो रही है अमेरिका की, जो नुकसान हो रहा है, कम से कम वो रुक जाए। लेकिन ईरान का बार बार ये कहना है कि लड़ाई उसकी शर्तों पर ही खत्म होगी। अब बड़ा सवाल ये है, क्या शर्तें ईरान की मानने को तैयार हो गया है अमेरिका? ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसी भी स्थिति में अब डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई से हाथ खींचने के मूड में, फिराक में दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या कुछ ताज़ा तरीन चल रहा है इस लड़ाई में और किस तरह से जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो बदलती दिखाई पड़ रही हैं? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और ये देखा ही होगा आपने कि किस तरीके से आज तस्वीरें ये दिखाई पड़ी हैं कि बड़ी संख्या में लाइन लगी हुई है दूसरे देशों में जाने की, वहाँ पलायन करने की। इसराइल से जो तस्वीरें आ रही हैं और अब वहाँ की सरकार भी, वहाँ के अस्पताल भी स्वीकार कर रहे हैं कि सैनिकों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। ये लड़ाई जिधर जाती हुई दिखाई पड़ रही है, अब इसको देखते हुए क्या कहा जाए कि, और इसराइल में सरकार के खिलाफ जिस तरह का माहौल है, तो ये पलायन की जो तस्वीरें हैं वो क्या बता रही हैं? हालांकि पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी तब भी इसराइल से बड़ी संख्या में लोगों ने दूसरे देशों में जाकर पनाह ली थी, वहां से पलायन किया था। ये तस्वीर क्या बता रही है? नेतन्याहू को कितनी मजबूती दे रही है या उनको कितना कमजोर कर रही है, कमजोर दिखा रही है? देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है, चाहे वो नेतन्याहू हों चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हों जी। उन्होंने जो गलत कैलकुलेशन की और अपने विपक्षी की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया, आज उसका दुष्परिणाम पूरा विश्व झेल रहा है। देखिए, मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहता हूं जो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसका तारतम्य समझने का प्रयास कीजिएगा जी। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार क्यों गई? शेख हसीना की सरकार इसलिए गई कि झारखंड के अंदर, गोड्डा के अंदर एक पावर प्रोजेक्ट लगा और वो पावर प्रोजेक्ट लगा राष्ट्रीय सेठ का। अच्छा, उसके लिए जंगल काटे गए, उसके लिए लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को नौकरियां नहीं दी गई, पॉल्यूशन जो है वो झारखंड के अंदर हुआ, बिजली बेची गई बांग्लादेश को। माने सारी की सारी कीमत चुकाई झारखंडियों ने और फायदा उठाया बांग्लादेशियों ने। और ये भी आपको जान के आश्चर्य होगा, जो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स होते हैं समतराज जी, जी जी जी, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए होता है, ये एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के अंदर अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट आप लगाएंगे तो बाहर से जो मशीनें आएंगी उस पर आयात शुल्क आपको नहीं देना होगा, लेकिन आपको सारा माल एक्सपोर्ट करना होगा। वो सुविधा इन्होंने जिंदगी में पहली बार अडानी जी के प्रोजेक्ट को दे दी और उसी वजह से शेख हसीना की। अब ये मैं मुद्दे को जोड़ता हूं आपस में जी। देखिए, अंतर क्या है। जो लोग इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हैं, लड़ाई उनके क्षेत्र में लड़ी जा रही है, लेना जाना उनको कुछ नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, नुकसान उनका हो रहा है। अब वो मानी बात है कि देश की जनता, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, चाहे बहरीन हो, ये पूछेगी कि भैया ये लड़ाई थी इजराइल और ईरान की, हमारे क्षेत्र में क्यों बम्बार्डिंग करवा रहे हो तुम लोग, हमें क्यों परेशान कर रहे हो? लड़ना है चलो अमेरिका और ईरान सीधे सीधे लड़ जाओ, इजराइल और ईरान सीधे सीधे लड़ जाओ, हमें कहे इसमें ढकेल दिया तुमने अनावश्यक रूप से। नुकसान हम झेल रहे हैं और अगर फायदा होगा, मान लीजिए ईरान जीत गया तो ईरान को फायदा हो जाएगा, तो ये जितने भी ये मित्र कंट्रीज हैं इनको नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? और अगर इजराइल किसी वजह से, जिसके लिए ईरान ने कह दिया है कि हमारे देश की जनता का एक एक आदमी जब तक जिंदा है तब तक हम लड़ते रहेंगे। पहले कहा गया था कि हम अपनी सेना को जमीन पे उतार देंगे जी। बाद में उन्हें महसूस हुआ जब उनके लोगों ने बताया कि अगर जमीन पे उतारोगे इतना ज्यादा विनाश होगा जिसको तुम झेल नहीं पाओगे। अब कह रहे हैं कि हम जमीन पे भी नहीं उतारेंगे, हॉर्मोज को भी नहीं खोलेंगे और हम जो है, अरे भैया अगर तुम्हें ये जिद पकड़नी थी
तो शुरू में तुमने जिद काहे के लिए पकड़ी थी, काहे के लिए तुमने झगड़ा मोल लिया पूरे विश्व को इस अंधेरे। अच्छा, फिर इन्होंने अमेरिका 15 दिन पहले मैंने सुना था कि अमेरिका कह रहा है इराक के कुर्द विद्रोहियों का उपयोग अब ईरान के खिलाफ करेंगे। अब आप बताइए, खुद ही ईरान के साथ आ रहे हैं। अरे अब वो तो आ ही रहे हैं, नहीं कुर्द नहीं आ रहे हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है वो आ रही है। जी जी जी। लेकिन जो तुर्की है, तुर्की ये कह रहा है अगर कुर्द लोगों ने ईरान पे हमला किया तो फिर हम कुर्द पे हमला करके उनको खत्म कर देंगे। और आप जानते हैं अब ये कुर्द को बुला रहे हैं, लेकिन उधर हिजबुल्लाह और हुतियों ने ऐसा कहर ढाया हुआ है इसराइल के ऊपर और अमेरिकी ठिकानों के ऊपर। एक चीज प्रोफेसर अखिल स्वामी ये बताएं कि अभी रिपोर्ट्स आई हैं और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उसको छापा है और ट्रंप के हवाले से उसको, ट्रंप के सूत्रों के हवाले से उसको खबर को छापा है कि हॉर्मुज को खोले या ना खोले ईरान, फिर भी वो इस लड़ाई को अब खत्म करने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब इसको किस तरीके से देखा जाए? एक तरफ तो धमकी दे रहे हैं 6 अप्रैल की डेडलाइन जो बढ़ाकर 6 अप्रैल की है, वो बता रहे हैं कि पावर प्रोजेक्ट्स और जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं सबको वो ख़त्म कर देंगे। इधर वो इस कोशिश में भी हैं कि इसको क्या दिखाना चाहते हैं, वो इसको थोड़ा सा आप डिकोड करिए। नहीं भाई, अगर आप चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो जाए तो ईरान की जो 5 शर्तें हैं उनको मान लीजिए। हाँ बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर कट ईरान की ओर से तो है। पूरा विश्व शांति में चला जाएगा। 5 शर्तें मान लीजिए, कोई बड़ी शर्तें तो है नहीं। हाँ, बड़ी शर्तें तो है नहीं। और क्या बड़ी बात है सऊदी अरेबिया के लिए और यूएई के लिए और बहरीन के लिए और कुवैत के लिए $1 ट्रिलियन दे दीजिए आप ईरान को, कह दीजिए हाँ गलती हो गई, मिसकैलकुलेशन हो गई, बात खत्म करो यार तुम अपना एग्जिट। लेकिन अब वो नए डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने स्टेटमेंट देते रहते हैं कि मेरी निगाह तो उनके तेल पे है। मुझे तो अमितराज जी कभी कभी ये नहीं समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी उनको कैसे झेलती है। लेकिन एक चीज ये बताइए, ये जो $1 ट्रिलियन देने की बात है तो ये खाड़ी के देश क्यों देंगे? ये इजराइल देगा और अमेरिका देगा? लड़ाई तो इन्होंने की है। और एक महत्वपूर्ण बात, कल जब कैरोलिना लेविट से पूछा गया किसी पत्रकार ने कि क्या जो ये खर्चा हो रहा है आपके ऊपर, इसको आप वसूलेंगे इन खाड़ी के देशों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीधे जवाब तो नहीं दिया लेकिन बोली कि बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे राष्ट्रपति के लिए। यानी अब ये खाड़ी के देश उनकी झोली भी भरेंगे, ये जो खाली हुआ है खजाना उनका। यही होगा। हाँ, यही होगा भाई। यूक्रेन, आप बताइए, यूक्रेन को आपने चढ़ा दिया जी चने के झाड़ पे। अच्छा, यूक्रेन नेटो के अंदर जाएगा और यूक्रेन की मदद करेंगे और फलाना, और रूस से बढ़ा दिया। अच्छा, पूरा खंडहर हो गया यूक्रेन। फिर आपको याद ही होगा डोनाल्ड ट्रंप ने बुलवाया जेलेंस्की को, कहा कि हाँ देखो हमने तुम्हारी बड़ी मदद की है और तुम्हारे मिनरल्स पे हमारा कब्जा होगा, जो हमने मदद की है उसके बदले। अच्छा, फिर नेटो कंट्रीज जो है बौखला गए, उन्होंने कहा जितनी तुमने मदद की है उससे ज्यादा मदद हमने की है। तो वहां वो झगड़ा फंस गया। अच्छा, जो बात मैं कह रहा था जी भाई, आपके ये कुर्द हैं या आपके ये जो मित्र देश हैं, ये तो दूसरे के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह जो लड़ रहा है और हूती जो लड़ रहे हैं, ये तो भैया इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। अच्छा, डिसेंट्रलाइज फोर्सेस हैं। अब आप देखिए, जैसे हॉर्मुज के अंदर ईरान का बहुत बड़ा कंट्रोल है, उसी प्रकार से रेड सी के अंदर हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। तो अगर उसने कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद वो कैपेसिटी भी है, ड्रोन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, तो आप किसी पे आक्रमण करेंगे। मित्र भी मौके का इंतजार कर रहे थे कि बेटा अब तुम जाल में फंस गए, आ गए हमारे एरिया में। अरे एरिया तो उन्हीं लोगों का है ना, ये एरिया अमेरिया तो है नहीं जी, ये तो अरब कंट्रीज। अच्छा, फिर टोपोग्राफी ने वहां की ईरान की जो टोपोग्राफी है वो इतनी अजब टाइप। भाई हमारे यहाँ तो समुद्र के किनारे जो होता है बिल्कुल समतल होता है, रेत होती है जी, और हमारे जो पहाड़ होते हैं बड़े कच्चे होते हैं, मुक्का मारो तो गिर जाते हैं, तो चट्टाने हैं। और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है वो ईरान के अंदर है, 22,000 फीट की कितने फीट, जहां पे पूरी बर्फ की बर्फ और पूरी रेंज उससे ढकी। तो वहां पे इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटूअर्स हैं कि उसके अंदर जो अस्त्र उन्हें छिपाए हुए हैं, उसके लिए आप कब तक लड़ेंगे, कहां तक लड़ेंगे? और आप लड़ रहे हैं दूसरे की जमीन वसूली करने के चक्कर में। और यहां सेल्फ मोटिवेटेड हिजबुल्लाह और आपके हमास, ये सारे के सारे युद्ध कर रहे हैं, जिनको आतंकवादी बताया गया। लेकिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे आज अमित शाह साहब ने कहा कि हमने नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जी। अरे समित राज जी, अगर विचार
सारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी और झारखंड के आदिवासी अपने जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करें, तो आप उन्हें आदिवासी बना के मार दो और सारी की सारी सेठ को जो है सारे जंगल कटवा दो। मध्य प्रदेश के अंदर आप डॉक्टर सुनीलम को जानते होंगे, हजारों पेड़ कट रहे हैं, झारखंड हजारों पेड़ कटे, पेड़ काटते चले जाओ, इंडस्ट्रियल एरिया बनाते चले जाओ, तो स्थापित करते चले जाओ, और अगर वो खड़े हो जाएं, आंदोलन करें, तो नक्सलाइट बना के उन्हें मार दो, फिर कहो हमने नक्सलिज्म खत्म कर। तो अपने देशवासियों को टैकल करना और हैंडल करना, और वही डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, वो भी अपना दादागिरी पे उतारू हैं बिल्कुल। अच्छा, उनके स्टेटमेंट ही नहीं समझ में आ रहा है, उनका कोई तारतम्य नहीं आपस में। अच्छा, ईरान ने भी बिल्कुल एक तरह से उनको छठी का दूध याद दिलाने का संकल्प ले लिया है। उन्होंने कहा ठीक है, अब बेटा तुम्हें जो है इतना झुकाएंगे और इतना तुम्हें कंट्राडिक्शंस पैदा कर, कंट्राडिक्शंस का जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। अच्छा, इस बयान का मतलब उनके बिल्कुल साफ ये है कि कम से कम हॉर्मुज स्ट्रेट को खाली करा लेंगे। ये जो उनका कॉन्फिडेंस था, इससे उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, हार मान ली है कि ये अब हमारे बस का नहीं है। पूरी दुनिया ने तो साथ दिया नहीं, अपने हिम्मत दिखाई, उन्होंने धमकाया जमकर ईरान को, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से उनकी धमकियों का जवाब दिया है, उनके अटैक्स का जवाब दिया है, उसने उनको पूरी तरीके सरेंडर कर दिया है कि जितना आगे जाओगे वो उतना पीछे धकेल देंगे। ये बात तो अब स्पष्ट हो गई है। भाई मिश्रा जी, एक खबर और मिली होगी आपको जी कि 50,000 इजरायली कंपनियों का डेटा ईरान ने हैक कर लिया है, और वहां के जो पूरी सिस्टम है, पूरा विजिलेंस का सिस्टम है, उसको हैक कर लिया है। तो अभी तक तो हम ये सुनते आ रहे थे कि हैकिंग के मामले में और दूसरे के स्क्रोल करने के मामले में इजराइल और अमेरिका का कोई सानी नहीं है जी। ईरान ने वो भी दिखा दिया, इस क्षेत्र में भी हम तुमसे पीछे नहीं। साइबर वार भी आपसे अच्छे तरीके से हम लड़ ले, साइबर वॉर भी उसने आपसे बेहतर लड़ ली, और आपके 50,000 कंपनियों का पूरा वो सिस्टम कर लिया उन्होंने। अब करिए, लड़ाई लड़िए, फिर चीन भी उधर तैयार। भाई ये विश्व को ले जाने की आवश्यकता क्या है? ये पागलपन का मतलब क्या है? क्यों कर रहे हो ये? अगर ईरान के तुमने तेल के कुओं को, उनके पावर स्टेशंस को खत्म किया, और ईरान ने गल्फ कंट्रीज के तेल के कुओं को और गैस के भंडार को खत्म कर दिया, तो इसका मतलब तो हुआ मैंने तो आग लगाई, तो मेरे घर में आग लगा दो, दोनों जने घर विहीन हो जाए। ये पागलपन है भाई। अब इसीलिए तो जो चाहे नेटो हो, चाहे यूरोपियन देश हो, वो इस लड़ाई में नहीं कूद रहे हैं, अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन नेटो के ऊपर किस तरीके से अभी मार्को रूबियो का भी बयान आया, ऐसा हमलावर है कि वो नेटो को लेकर क्या क्या चीज़ें कह रहे हैं कि जब आपकी लड़ाई थी तो हम साथ में आए, आप हमारी लड़ाई में नहीं आ रहे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ये लड़ाई इनफैक्ट है किसकी? ये अमेरिका वाले तो खुद नहीं मान रहे हैं कि हमारी लड़ाई है, इसको तो सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू की लड़ाई मानी जा रही है। यहाँ तक कि अब इजराइल के लोग भी नहीं मान रहे हैं कि ये हमारी कोई लड़ाई है, ईरान ने ऐसा कुछ कर दिया था जिसकी वजह से हमको आक्रमण करना पड़े। वहाँ की जनता भी सड़कों पर है, दिखाई पड़ रही है। कुछ जनता सड़कों पर है, कुछ पलायन कर रही, भाग रही है, दूसरे देशों में शरण ले रही है, बाकी जो बचे हुए हैं बंकरों में छिपे हुए हैं। वहाँ की अगर स्थिति की कल्पना की जाए, आज हमारी एक मित्र से बात हो रही थी चीन में, कुछ 1 साल पहले वो इजराइल गए हुए थे, वहाँ के बारे में बता रहे थे, कहे वहाँ से जो खबरें मिल रही हैं, हालांकि बहुत सारी खबरें तो सेंसर्ड हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, फिर भी जो चीज़ें आ रही हैं वहाँ वो स्थितियाँ बहुत ही दुरूह हैं। बड़ी अजीब स्थिति में लोग, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इजराइल के लोग रह रहे हैं और कोस रहे हैं जमकर नेतान्याहू को। अब क्या ये स्थितियाँ, इनका सामना करना नेतान्याहू के लिए भी कितना आसान होगा अखिल स्वामी जी? बहुत मुश्किल है इसका सामना। जब जनता आपके विरोध में आकर खड़ी हो जाए तब फिर स्थितियां बड़ी खराब हो जाती हैं, और वही इन दोनों देशों में दिखाई पड़ रही हैं। नहीं देखिए, जनता तो खड़ी होगी ही। आप देख रहे हैं, आप ही के इसमें नीचे न्यूज चल रही है जी, अमेरिका के अंदर गैसोलीन के प्राइसेस क्या हो गए हैं। हाँ भाई, अगर 3 गुने गैसोलीन के प्राइसेस हो जाएंगे और महंगाई बढ़ जाएगी, और आज अमेरिका की जो वास्तविकता जीडीपी का और उसके फॉरेन डेट्स का रेशियो है, उसको अगर आप देख लीजिए तो ये तो डेट पे चलने वाला देश है, और लाखों करोड़ों रुपए आप खर्च कर रहे हैं।
तो अभी चीन की शराफत है कि उसने अमेरिकन बॉन्ड्स के इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसको रिडीम। और रूस ने भी देखिए किस प्रकार का कदम उठाया, तुर्की ने भी उठा लिया, 60-60 टन सोना बेच दिया। भाई जिसने पहले सोना बेच दिया उसको तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। अगर उसने और बेचना शुरू कर दिया तो जो सोना आपने 1.5 लाख रुपए में खरीदा है वो आपको एक में बेचना पड़ेगा, आपको नुकसान हो जाएगा, आपकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी जी। और रूस तुर्की ने उसका फायदा उठा लिया। तो देखिए पूरी स्थिति, कोई भी आदमी जो मानसिक रूप से संतुलित है, किसी भी देश का हो, इजराइल का हो, ईरान का हो, अमेरिका का हो, यह है कि इस युद्ध को तुरंत रुकवाना चाहिए। और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुस्साहस किया और जो एक प्रकार का एडवेंचर किया है, उसको थोड़ा बहुत अपना एम्बेरसमेंट होगा, ठीक है एम्बेरसमेंट होगा, लेकिन तब ये हो सकता है बाई इलेक्शन में रिपब्लिकन्स को कृपा कर दें और 2-4 सीटें दें। वरना अगर ये लड़ाई तब तक चल गई जब तक वो बाई इलेक्शन वाले हैं, तो नेतन्याहू भी अगला इलेक्शन नहीं जीतते और डोनाल्ड ट्रंप भी गद्दी से उतर जाएंगे। और उसके बाद की स्थितियां इनके लिए और ज्यादा प्रतिकूल होने वाली हैं। गद्दी से उतरने के बाद भी नेतन्याहू तो इंटरनेशनल वॉर क्रिमिनल का दोषी ठहराए ही गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस और लदने वाले हैं। और जो अभी देखिए, एक तो स्कूलों पर, अस्पतालों पर, ख़ासतौर पर जो बच्चियों के स्कूल पर हमला था वो अमेरिका ने किया था, ये चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। उसमें भी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। और अभी कल जो एक हमला हुआ है ईरान के एक जहाज़ पर, हवाई अड्डे पर खड़ा है जहाज़, उस पर लाकर उसको मिसाइल गिरा दिए, बम गिरा दिए, वो नष्ट हो गया। और वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए वो भारत आ रहा था, ऐसा ईरान का कहना है। उस जहाज़ को नष्ट कर दिया। अब ईरान ने कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के नियमों का उल्लंघन है, युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, इसके खिलाफ ये मुकदमा होना चाहिए। अब यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो वैश्विक संस्थाओं की भूमिका है, यद्यपि पिछले कई साल से, कई मामलों से हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल अपनी भूमिका को लेकर ये संस्थाएं एक तरह से बिल्कुल फेलियर की तरफ जा रही हैं, लेकिन इन घटनाओं को देखते हुए भी उनकी चुप्पी क्या कहती? नहीं, वही स्थिति है समितराज जी जो भारतवर्ष के अंदर लोकतंत्र और संविधान की है जी। आपने देखा 3-4 यूट्यूबर्स के लिए फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया गया है। अब वो मानी बात है, बंद कर दिया तो उनका रीच खत्म हो जाएगा, रीच खत्म हो जाएगा तो फिर दुष्प्रचार करने के लिए गोदी मीडिया बैठा ही हुआ है। और वही चीज यहां पे हो रही है। भाई अगर सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और टीएन शेषन जैसा चीफ मुख्य चुनाव अधिकारी हो जाए देश के अंदर और निष्पक्ष चुनाव हो जाए, जनता का जो निर्णय हो शिरोधार्य हो। आज बंगाल के अंदर आप देखिए, अभिषेक बनर्जी ने दिखाया किस प्रकार से फॉर्म सी भर भर के फर्जी बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा के लोगों को वोटर बनाया गया है। तो जब ये नंगा नाच होगा लोकतंत्र के खिलाफ, और जो ये संस्थाएं हैं ये केवल अपने पद को बचाने के लिए, अपनी बेटी का डीएम का पद बचाने के लिए और आगे जेल ना हो इसकी व्यवस्था को बचाने के लिए, उसी व्यवस्था को आगे लेके चलना चाहती हैं जो चल रही है। देखिए हमारे मैनेजमेंट में मिश्रा जी एक सिद्धांत होता है कि व्हेन यू कैनॉट मेक प्रॉफिट्स, डिक्रीज योर लॉसेस, रिड्यूस योर लॉसेस। जी भाई कभी कभी क्या होता है कि जब वैश्विक परिस्थिति खराब हो जाए, एनवायरनमेंट खराब हो जाए, यू कैनॉट मेक प्रॉफिट्स, नोबडी विल मेक प्रॉफिट। जैसे कोविड हुआ तो नोबडी कैन मेक प्रॉफिट, क्योंकि कोविड में सबका बिजनेस खराब हो गया था। लेकिन अगर उस समय अपने खर्चों को कम करके, अपने लॉसेस को आपने कम कर लिया और दूसरों के, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज्यादा कम कर लिया, वो भी एक फायदा ही है, वो भी आपका लाभ ही है। बिल्कुल लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लीजिए थोड़ी भाई उनकी हंसी उड़ेगी ना, 2-4-10 दिन 15 दिन मजाक उड़ेगा, मीम्स बनेंगे, लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन क्या राष्ट्र हित में और विश्व हित में इतना सेक्रीफाइस भी वो नहीं कर सकते? भाई दधीची का किस्सा अगर आपको मौका मिले तो डोनाल्ड ट्रंप को सुना दीजिएगा। भाई दधीची ने तो अपने हड्डियां दे दी थी देवताओं को कि दैत्यों के, उसके लिए तुम्हें वज्र बनाना है और मेरी हड्डियों से अगर वज्र बन के उनकी हत्या होती है और उनको डिफीट करते हैं, वरना देवता जीत ही ना पाते। तो इतना सेक्रीफाइस तो नेतन्याहू को कर देना चाहिए, वरना फिर वही मुसोलिनी वाला हाल होगा, उल्टा लटका दिया जाएगा चौराहे पे। वहां की जनता करेगी, बिल्कुल रूप से करेगी। वहां भी अपनी जनता के बीच, हाँ, जिस तरह से अलोकप्रिय हो रहे हैं ये दोनों ही नेता, चाहे नेतन्याहू हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। जी आप आगे कुछ कह रहे थे। तो वही देखिए, आपको ये उसके साथ, मुसोलिनी के साथ भी यही हुआ था। जी, जब मुसोलिनी को पकड़ने के लिए वहां के सैनिक गए
और उन्होंने कहा कि आदेश हुआ है तुम्हें पकड़ के ले आया जाए चौराहे पे। अरे कहने लगा मुझे तो मेरे चाटुकार बता रहे थे कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं, मैं बड़ा ज्यादा, मेरी पॉपुलैरिटी, तो लोग तो मेरी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा पूजा करते हैं भी तुम्हें चौराहे में ले जाके बताते हैं, और चौराहे में जाके उल्टा लटका दिया, गोली मार दी। तो देखिए, जनता के नेता को और डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझना चाहिए, अगर 90 लाख लोग पूरे अमेरिका के अंदर सड़क पे हैं, बिल्कुल, इसका माने मूड स्विंग हो रहा है। और देखिए, इसको एक दीपक वोरा साहब को छोड़ दीजिए आप, वो जो दीपक वोरा साहब एक्स एम्बेसडर हैं और हर उसमें जाके वो अपना बड़ा ज्ञान बघारते रहते हैं और जस्टिफाई करते हैं अमेरिका इजराइल को, और ये हर बार कहते हैं कि 48 घंटे के अंदर ईरान को अमेरिका खत्म कर देगा। उसके अलावा, दीपक वोरा के अलावा जितने भी आर्मी जनरल्स हैं आज के तारीख में, और जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि दीपक वोरा बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने गुस्ताखी की है। एक दीपक वोरा साहब केवल बैटिंग कर रहे हैं आज के तारीख में। अब देखिए, 5 चुनाव हो जाए राज्यों के, और अगर उसमें जनता के मूड के हिसाब से इलेक्शन रिजल्ट आता है तो 1 महीने के अंदर आपको हिंदुस्तान में भी रिजीम चेंज दिखेगा। आप डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं भारत में, आप अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स की बातें सुन लीजिए, वहाँ के कमांडर की बातें। पर कल हम लोगों ने शायद जिक्र किया था, वहाँ के एक जनरल हैं, कमांडर हैं, वो टेलीविज़न पे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमने जिस तरीके से बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी स्ट्रेटजी के इस लड़ाई में अपने आप को झोंक दिया है, और अभी हम अपनी आर्मी को भी ले जाना चाह रहे हैं, तो ये सीधे सीधे कह देना है कि हम मौत के मुंह में उनको झोंकने जा रहे हैं। बड़ा, हालांकि इसको लेकर तो बड़ा विरोध हो रहा है, बहुत मुश्किल है, संभावना एकदम नहीं बन रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सेना को वहां भेज पाए, क्योंकि जिस तरह का विरोध, यहां तक कि सेना में भी विरोध हो रहा है। तो ये इस बात को लेकर तो वहीं के डिफेंस एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं। यहाँ के लोगों को अब जिसको भी उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि 2 दिन में ध्वस्त कर देगा, यही उम्मीद लेकर चले थे अमेरिका और इसराइल भी, और सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गई। लग यही रहा है कि अब ईरान की जितनी शर्तें हैं, उन सारी शर्तों पर इन लोगों को समझौता करना पड़ेगा। ट्रंप तो सीधे सीधे दिखा रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी ये हौसला अपने देश के लोगों को दे रहे हैं कि हम इस लड़ाई को लंबी खींचेंगे, लेकिन देश के लोग कह रहे हैं कि इस लड़ाई से क्या मिलने वाला है। नहीं, देखिए, अगर लड़ाई लंबी चलेगी तो ये सबको पता है कि उसमें अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होंगी जी। या तो इस लड़ाई को 2-4 दिन में खत्म कर दिया होता इजराइल अमेरिका ने, जो उन्होंने लोगों को बताया था, लेकिन अब 31 दिन हो गए हैं और अभी भी कह रहे हैं लंबी चलेगी। तो लंबी चलने में तो ईरान यही तो चाहता है, लंबी चले। ये बिल्कुल, ईरान तो चाह ही रहा है कि लंबी चले। हाँ उसको तो फायदा है, क्योंकि देखिए, उसका जो एक ऑब्जेक्टिव था, उसने वर्ल्ड को ये बता दिया, अरे यार, तुम अफगानिस्तान को नहीं कंट्रोल कर पाए, अफगानिस्तान से रातों रात दुम भगा के अपना भागे हो। अफगानिस्तान की तुलना तुम चलो वियतनाम से तुलना मत करो। अभी तो अफगानिस्तान वाली बात तो तालिबान वाली कुछ साल पहले की है ना, तब क्या वियतनाम तो पुरानी बात हो गई। अमेरिकन प्लेन्स और उसी से तो यूज कर करके फिर उन्होंने सारे कंट्रोल किए इधर उधर, और अमेरिका रातों रात छोड़ के भागा था। तो ये तो पूरे विश्व के लोगों को पता है कि हाँकना एक चीज होती है, शेगी बगाड़ना एक चीज होती है, और वास्तविकता में रिजल्ट देना एक चीज होती है। पर रिजल्ट तो हमारे यहाँ 1965 में दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और 71 में दिया था इंदिरा जी ने, वो होता है रिजल्ट जी। वरना तो शेखी बगाड़ लिया, कारगिल हो गया साहब कि वो हम गए लाहौर बस यात्रा लेके, पाकिस्तानी लोग आके हमारे देश के अंदर बैठ गए, मुशर्रफ भी हमारे देश के अंदर बैठ गए, और फिर हमने उनको भगा दिया तो हम बड़े वीर हो गए, कारगिल में हमने बड़ा तोप मार ली। फिर उसके बाद पहलगांव में मरवा दिया, पुलवामा में मरवा दिया, जांच नहीं की, उसके बाद हमने साहब सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हम बड़े वीर हो गए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने समझौता कराया, आज तक ये नहीं पता चला समझौता कराया किसने। ये वीरता होती है 65-71 की वीरता होती है। तो वही चीज डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि भैया पूरा वर्ल्ड, एवरीबॉडी इज वॉचिंग यू, एवरी कंट्री इज डिस्कसिंग यू, और आपके और ईरान की जो एक सहजता के भाव हैं और इतनी शालीनता से वो अपनी बात करते हैं, बिना उत्तेजित हुए करते हैं। मैं तो रोज आपके एक्सपर्ट्स के साथ रहता हूं। वैसे भी आप एक्सपर्ट्स की बात अलग है, अगर आप उनके राजनयिकों के भी आप बयान देखें, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनके अब्बास अरागची के बयान देखें, आप वहाँ मसूद पेजेश्कियन के बयान देखें, प्रवक्ता के बयान देखें, उनके बयानों में हर समय ये रहता है। और अभी कि आप
आप हमारे ऊपर जब हमला करेंगे जिस तरीके से हम वैसा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी हम पहले नहीं, अभी कल ही की बात है, कहा कि अगर आप खेद जताइए कि आपने स्कूलों पर, अस्पतालों पर, विश्वविद्यालयों पर हमला किया है उसके लिए, नहीं तो इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहिए। तो आपको बताकर वो कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, तो ये उनका जो पोलाइटनेस है निश्चित तौर पर, और मुझे लग रहा है कि जो एक व्यापक समर्थन उनको मिल रहा है और तमाम मित्र देश भी अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि किस तरीके से नियम कानूनों के तहत आपने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, फिर भी वो कैसे नियम कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए लड़ाई लड़ रहा है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जानबूझकर नागरिक ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। भाई देखिए मिश्रा जी, अगर ये युद्ध रुक जाता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को अकल आ जाती है और जो कंपनसेशन देना है अमेरिका दे दे, वरना हम भारतीय 145 करोड़ भारतीय हम अपना कंट्रीब्यूशन कर करके, चंदे कर करके ईरान की भरपाई कर देंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर जबरन अटैक किया गया है, उस पर एग्रेशन किया गया है, और ये चीजें केवल माफी की नहीं होती हैं। अरे जब वार्ता चल रही थी उस समय आपने अटैक किया तो आप तो क्रिमिनल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं जी। लेकिन हम भारतवासियों की तरफ से हम लोग भैया, अब जब हमारे गरीब लोग बेचारे जो सिलेंडर 100 रुपए किलो का था वो 400 रुपए का खरीद रहे हैं, और सुना है कि इलेक्शन के बाद उसका रेट 1000 रुपए किलो होने वाला है, तो उस मूर्खता को झेलने के बजाय हर गरीब आदमी 1-1 रुपए देगा तो 140 करोड़ लोग 1-1 देंगे तो कितने लाख करोड़ इकट्ठे होंगे, हम सब ईरान को भिजवा देंगे। लेकिन युद्ध को रोक दो, डोनाल्ड ट्रंप माफी मांग लें, कान पकड़ के उठक बैठक कर दें, अपने पद से इस्तीफा दे दें, और उधर आपके नेतन्याहू अपना इस्तीफा दे दें, और विश्व में शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली भावना से विश्व कल्याण की ओर हम आगे बढ़े। तो कहाँ कहीं से आपको ये दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई स्थिति अभी तक की, ये 31 दिन हो गए हैं इस लड़ाई में, कहीं भी आपको एक पॉइंट भी कहीं दिख रहा हो कि जहां इस लड़ाई के ख़त्म होने की स्थिति बन रही हो? हाँ, पाकिस्तान ने कहा है कि हम मध्यस्थता कर रहे हैं, चीन भी उसके समर्थन में है, पाकिस्तान को अमेरिका का भी वरद हस्त प्राप्त है और उधर ईरान से भी उसके संबंध अच्छे हैं। फिर भी इन सब के बावजूद जो शर्तें ईरान की हैं, जो तेवर ईरान के हैं, और जो स्थितियां अमेरिका और इसराइल की हैं, उन स्थितियों को देखते हुए कितना संभव लग रहा है? नहीं देखिए, संभव तो नहीं लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो एक प्रकार के शेखी बाज आदमी हैं। वो ये दिखाना नहीं चाहेंगे कि वो हार गए, जबकि वो हार गए, वो अंदर से हार गए। अपने जो आत्मिक बल होता है, उनके अंदर जो डिटर्मिनेशन होता है, उनकी खत्म हो गई है। लेकिन वही होता है, जैसे एक बार मैंने आपको बताया था हुब्रिस हाइपोथेसिस में, कि हुब्रिस के अंदर आदमी ये सोचता है कि मैं कोई गलत निर्णय ले नहीं सकता, और गलत निर्णय को आगे बढ़ाता चला जाता है, और जब तक बर्बाद नहीं हो जाता है तब तक उसको बढ़ाता चला जाता है। जैसे कोई आदमी शराब पीना शुरू कर दे, अब डॉक्टर कहे यार शराब पीना छोड़ दूं, नहीं साहब मैं तो बड़ा वीर हूं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं तो बड़ा ताकतवर हूं, मैं तो फलाना और ढिकाना, और साल भर में निकल लेता है। वही वाली स्थिति उनकी है। अरे भैया, जब ये समझ में आ गया है, तुम्हारे देशवासियों को समझ में आ गया है, विश्व की जनता को समझ में आ गया है कि तुमने एक खूंखार कार्यक्रम चलाया था, और नेतन्याहू ने केवल युद्ध के माध्यम से अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अमेरिका की युद्ध में उलझा दिया था, उसकी वजह से आज अमेरिका के अंदर भी अगर इस प्रकार से गैसोलीन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वहां की जनता इसको कैसे झेलेगी? भाई वो तो लोन में रहने वाले लोग हैं, हम तो कम से कम भारतीय लोग जो हैं, हम तो अपने खर्चे कम कर लेते हैं, हम लोन में तो ज्यादा विश्वास ही नहीं करते। हम तो वही है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ टाइप के लोग हैं हम, और चाइना वाले। ये अमेरिका और यूरोप वाले तो 1 लाख कमाते हैं, 1.5 लाख खर्च कर देते हैं, उधार ले लेके मस्ती लेते रहते हैं, बुढ़ापे में परेशान होते रहते हैं। तो भैया काहे इतना लोन ले रखा है तुमने, और उसके बाद अभी भी अकल आ जाए और विश्व शांति के लिए संभावना कम लगती है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप को उनकी पत्नी, वे अगर सुनते होंगे अपनी पत्नी की, हम तो सुनते हैं, अगर उनकी पत्नी कहें कि भैया घर में खाना नहीं मिलेगा, तुम जाके पहले युद्ध विराम करो, तब अगर ऐसा हो जाए तो हो सकता है, पता नहीं अपनी पत्नी की सुनते हैं, एप्स्टीन फाइल वालों की सुनते हैं। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि वो किसकी सुनते हैं। अब अगर वो आपकी भी सुन रहे हो तो हो सकता है कि या कहीं से उन तक ये बात पहुंच जाए। लेकिन अभी तक जो परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप निश्चित तौर पर मानसिक रूप से, और जो स्थितियां बन रही हैं, हार तो वो चुके हैं, क्योंकि इस तरह के बयान एक के बाद एक बिल्कुल मानसिक संतुलन खो देने वाले बयान उनके लगातार आ रहे हैं।
प्रेशर उनके ऊपर है, ज़बरदस्त है, पूरी दुनिया का प्रेशर है, अपने देश की जनता का प्रेशर है, सब कुछ है। एक चीज़, एक आखिरी सवाल आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि इन सब के बीच में ट्रंप, ये स्पष्ट है कि वो हाथ खींचने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, रास्ता बस उनको मिलना चाहिए जिससे कम से कम वो ये बताएं कि हाँ, इज्जत उनकी ढकी रह जाए। अब इजराइल के लिए स्थितियां क्या होंगी? ट्रंप भी हाथ खींच लेंगे तो वो क्या करेंगे? नेतान्याहू क्या करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए, इजराइल का किस्सा निबट गया है। अब इजराइल जो है कुछ ही महीने नक्शे पे रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा। और हमारे जो माननीय महामानव गए थे कि वो फादरलैंड है और भारत मदरलैंड है, कहीं ऐसा ना हो उनका फादरलैंड खराब हो जाए। हमारा तो मदरलैंड भी भारत है, हमारा तो मदरलैंड, फादरलैंड सब कुछ हमारा भारत है। भारत के अलावा हमारा कुछ नहीं है, भारत माता के अलावा हमारा कुछ नहीं है। अब जो लोग अब इजराइल को अपना फादरलैंड समझते हैं, जब फादरलैंड नक्शे से मिट जाएगा और ये निपटा देंगे, ये हूतीज और हिजबुल्लाह और हमास और ईरान मिलके इजराइल को तो निपटा देंगे। इजराइल तो हो गया खत्म, अब ये हो गया पास केस। जो कहते थे आयरन डोम है और सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पे नेतन्याहू आजकल खंडरों के अंदर घूम रहे हैं, जैसे वो यूक्रेन के मस्खरे थे, वो अपने खंडरों के अंदर घूमते हैं, वैसे ही ये पागलों की तरह अपने खंडरों में घूमेंगे। तो देखिए वही है, इजराइल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अमेरिका को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए। वही है ना, जैसे शेर है जंगल का राजा। अरे यार, जंगल का राजा तभी तो है जब तक तुम सबसे पंगा नहीं लेते हो। किसी दिन किसी मजबूत हाथी से तुमने पंगा ले लिया और हाथी ने उठा के तुम्हें पटक दिया, अपने सूंड से उठा के, तुम्हारी सारी शेरपंती निकल जाएगी। इसलिए जो दादा लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, सबसे पंगा नहीं लेते, इसीलिए कि जिस दिन पंगे में उल्टा पड़ गया उस दिन दादागिरी खत्म। दे डोंट टेक रिस्क। डोनाल्ड ट्रंप ने वो रिस्क ले लिया। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप ने वो रिस्क लिया है और काफ़ी हद तक उन्होंने जो चाहे वो सैन्य प्रणाली हो, व्यवस्था हो, इंटेलिजेंस हो, उन सब की हकीकत एक बार सामने आ गई है कि कैसे ईरान ने इतनी शक्तिशाली ताकत को घुटनों पर ला दिया है। अब देखना यह है कि इन सब के बावजूद किस तरीके से क्या परिस्थितियां बनती हैं कि ये युद्ध रुकता है या अभी लंबा खिंचता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका इस लड़ाई से बहुत जल्दी अपने हाथ खींचेगा, उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए तो और बहुत सारी बातें आपने बताई। तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस लड़ाई में 31 दिन की लड़ाई हो चुकी है, कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ईरान एक भी कदम पीछे हट रहा है। ईरान पर हमला हुआ, लेकिन उस हमले का वो जिस तरह से जवाब दे रहा है, उस जवाब ने अमेरिका और इसराइल दोनों को ही पस्त कर रखा है।